एवरीवन, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो सॉल्यूशन के ऊपर होने वाली है केमिस्ट्री चैप्टर पे। और आज क्रैश कोर्स का डे सेकंड है और इस वीडियो के बाद मैं क्वेश्चंस जितनी जल्दी हो सकें क्वेश्चंस डाल दूँगी विदिन 50-20 मिनट्स। तो आप जाके वेबसाइट पे से फ्री क्विज़ेस को अटैम्प्ट कर सकते हैं और अपना स्कोर देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। First of all, in starting of chapter हमें नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोल मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, इन सभी टर्म्स को क्लियर करना होगा। ठीक है, ये नॉर्मल सी टर्म है, जनरल सी जो हमें आनी चाहिए। तो नॉर्मलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एंड मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एंड रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी, इससे काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट नहीं बट क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन और रहते हैं। अगर हमें नॉर्मलिटी निकालनी है और मोलरिटी दे रखी है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो आप देख लें इसको। नॉर्मलिटी क्या होती है? मोलरिटी इंटू में वैलेंसी फैक्टर होती है। देन परसेंटेज मास बाय मास क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर्मेलिटी क्या होती है? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय में फॉर्मल मास ऑफ सोल्यूट इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये नॉर्मल सी टर्म्स हैं जो याद रखनी है। इनसे कभी कभी एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं, ज़्यादा नहीं। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या रहती है? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एंड परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एंड इन नोट्स की अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो आप बता देना, मैं वेबसाइट पे अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो ये देख लेते। कुछ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रहता है वो H2O2 रहता है। क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? H2O2 से आते हैं। H2O2 की मोलरिटी निकालना, H2O2 की नॉर्मलिटी निकालना, H2O2 की स्ट्रेंथ निकालना। ठीक है, मोल फ्रैक्शन, तो वो जो है H2O2 के लिए ये डायरेक्ट फार्मूला है जो मैं बता रही हूँ, ये आप लगा सकते हैं और H2O2 का डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लाइक नॉर्मलिटी निकालनी है H2O2 की, वैसे अगर आता है तो हम बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे, बट ये जो मैं डायरेक्ट फार्मूला बता रही हूँ इससे आप कर सकते हैं और इसका अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, वैसे तो नॉर्मल फार्मूला से भी निकल जाएगा बट टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए बनाएंगे। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का देख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन, लेट्स सपोज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है हमें, तो मोल्स ऑफ हम सपोज कर लेंगे हमने ए को सॉल्वेंट मान लिया है और बी को सोल्यूट मान लिया है, तो एक्स से क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ, जैसे तुम किसी को भी सोल्यूट और सोलवेंट सपोज कर सकते हो। जैसे ए को हम सोलवेंट मान लें और बी को हम सोल्यूट मान लें, तो हमारे पास एक्स से कितना हो जाएगा? एक्स से हो जाएगा मोल्स ऑफ सोलवेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सोलवेंट। ठीक है, और ऐसे ही एक्स बी का निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पे ए को सोलवेंट माना है और बी को सोल्यूट माना है। आप बी को सोलवेंट भी मान सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप मोल्स निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? जिसके मोल्स निकालने हैं, अब ऊपर वो आएगा जिसके मोल्स निकालने हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। एंड एक्स ए प्लस एक्स बी का जो सम होता है वो 1 होता है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसको अच्छे से ध्यान रख लें। एंड फिर क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं डाइल्यूशन से। दो जगह से क्वेश्चन आते हैं कि डाइल्यूशन होता है कि हमें दो टाइप के सॉल्यूशन हमने मिक्स कर दिए, तो अभी उसकी नॉर्मलिटी मोलरिटी क्या रहेगी? ठीक है, तो लाइक हमने जब एसिड को एसिड के साथ मिक्स किया, फिर बेस को बेस के साथ मिक्स किया, तो हम नॉर्मलिटी निकाल के देख सकते हैं। तो नॉर्मलिटी क्या रहेगी? N1V1। N1 है नॉर्मलिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन एंड V1 इज़ द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन। ऐसे ही N2 प्लस N2V2 प्लस N3V3 डिवाइडेड बाय में जो टोटल जितने भी वॉल्यूम सॉल्यूशंस लिए उनका वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी कंडीशन, हमने किसी को एसिड के साथ या फिर बेस को बेस के साथ मिक्स कर दिया। अगर हमने जिसको मिक्स किया, एसिड को बेस के साथ मिक्स किया और उनका हो गया न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन हो गया मतलब NaVA इज़ इक्वल टू NbVb हो गया। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, तो जो हमें NR मिलेगा
मीन्स अगर वो न्यूट्रलाइजेशन हो गया तो वहाँ पे क्या मिलेगा, अब हमें एसिड बेस नहीं मिलेगा, हमने एसिड बेस मिला था तो हमें अब साल्ट मिलेगा। तो साल्ट की नॉर्मलिटी क्या रहेगी, NaVa डिवाइडेड बाय में Va प्लस में VBA वॉल्यूम हो गया इनका, ठीक है। अगर हमारे पास इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है तो हम जो फर्स्ट वाला है उसमें से सेकेंड वाले को माइनस कर देंगे, लाइक NaVa माइनस NVVB डिवाइडेड बाय में Va प्लस में VB। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका और इसका, ठीक है। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं जो मैंने यहाँ पे बताए हैं। एंड ये जो है वो रिलेशनशिप मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है, कि मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशनशिप होता है। अच्छा, ये नहीं बता। तो ये जो होता है रिलेशनशिप, ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। काफ़ी बार हम मोलरिटी निकाल लेते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें ये एकदम से रिलेट करके दिया रहता है, तो उनमें हम मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन को कैसे रिलेट करेंगे। तो XB/XA इज़ इक्वल टू स्मॉल m इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ A डिवाइडेड बाय में 1000, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूला है जो आपको एज इट इज़ याद रखना है और बहुत सारे क्वेश्चंस में ये यूज़ होगा। देन हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम रोल्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करती। जो पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, उनके नेचर पे डिपेंड ना करे, ठीक है। जैसे लाइक हम रोल्स लॉ ले लेते हैं। रोल्स लॉ में क्या है, जैसे हमने लिक्विड और लिक्विड के सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, ठीक है, तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है। इतना टिपिकल जरूरी नहीं है, आप याद रखो, बट आपको याद रखना है जो P टोटल है वो याद रखना है, ठीक है। जो P टोटल जो यहाँ पे मैंने बताया है कि P टोटल क्या होगा, P नोट ऑफ B माइनस P नोट ऑफ A एंड इंटू में XB प्लस, ठीक है, P नोट ऑफ A, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा BSc नर्सिंग में, मैंने जस्ट तुम्हें दिखाने के लिए, ताकि तुम्हारे मन में डाउट्स ना रह जाएं कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। एंड ऐसे ही सॉलिड लिक्विड सिस्टम में है, अगर तुम ये भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। बाकी ये मैं आगे भी डिस्कस करूँगी जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ये प्रेशर वाला फॉर्मूला तुम याद रख सकते हो, ठीक है। फिर जो होता है यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहता है वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर रहता है कि जब भी कोई भी सॉल्यूशन है, हमने उनको मिक्स किया तो उनमें या तो डिसोसिएशन हो जाएगा या एसोसिएशन हो, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो फॉर्मूला है ये बनाया जाता है। जैसे हमने दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया और मिक्स होने के बाद वो डिसोशिएट हो गए, या फिर कोई भी सॉल्यूशन डिसोशिएट हो गया, एसोसिएट हो गया, तो उसके लिए फॉर्मूला है। तो इसको वेंट ऑफ फैक्टर को I से डिनोट करेंगे हम, I से, ठीक है। तो ये क्या रहता है, ये रहता है कि जैसे हमने जो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ऑब्जर्व्ड क्या होगी, जैसे हमने सॉल्यूशन में ऑब्जर्व किया और देखा कि एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो होगी ऑब्जर्व्ड। एंड कैलकुलेटेड जो हमने कॉपी पे कैलकुलेट किया है, नॉर्मली एसोसिएशन और डिसोसिएशन को हमने ध्यान में नहीं रखा, वो कैलकुलेटेड होगी। ऑब्जर्व्ड जो होगी वो प्रैक्टिकल होगी, एक्चुअल वाली होगी, ठीक है। एंड एक और फॉर्मूला लगा सकते हो यहाँ पे तुम, कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइडेड बाय में ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ठीक है। कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइडेड बाय में ऑब्जर्व्ड, इसमें याद रखना तुम, इसमें क्या हो जाएगा, इससे मीन्स अपोजिट हो जाएगा। तुम एक फॉर्मूले को याद रख लो, वरना दोनों में तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। एंड I जो 1 दे रखा है, मीन्स वेंट ऑफ फैक्टर 1 है। 1 किस में होगा, आइडियल में होता है मोस्टली, तो 1 है मतलब कि ना तो एसोसिएशन हुआ है उसमें और ना उस सॉल्यूशन में डिसोसिएशन हुआ है। यहाँ पे मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। लाइक जैसे हमने ले लिया शुगर, ठीक है, शुगर, ग्लूकोज, यूरिया, तो इनमें क्या होता है, डिसोसिएशन होगा। अगर डिसोसिएशन होगा तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, ठीक है। तो I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, वेंट ऑफ फैक्टर का। तो वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला तुम भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है और आता भी है एग्जाम में, ठीक है।
आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस में 1 इंटू में अल्फ़ा। n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, एंड अल्फ़ा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है। एंड अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन आ जाता है जहाँ पे एसोसिएशन हुआ है, तो तुम्हें लगाना है आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय में n। ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, और क्वेश्चंस में तुम्हें अलग से पता चल जाएगा कि यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन हो रहा है। तुम वहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगा के अपना आंसर दे सकते हो। ठीक है। अभी जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहता है वो होता है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए निकालते हैं हम। ठीक है, मेनली तो PA हमें क्या याद रखना है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डिपेंड अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। यहाँ पे अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन को मान लें तो जो होगा हम I मल्टीप्लाई बाय NB/Na होगा। फिर अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन को मान लें तो हम मान लेंगे कि जैसे हमने पहले सपोज किया था, मैं उसके अकॉर्डिंग समझा रही हूँ, हम सोल्यूट और सॉल्वेंट मान के चल रहे थे। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग, देखो मैं दिखाती हूँ, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे देखो, ए को हमने सोलवेंट माना है और बी को हमने सोल्यूट माना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे समझाना चाह रही हूँ कि अगर हमने ए को सोलवेंट मान लिया और बी को क्या मान लिया, सोल्यूट मान लिया, तुम अपोजिट भी मान सकते हो। तो अगर हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो सोलवेंट के जो मोल्स होंगे, ठीक है, वो लगभग क्या हो जाएंगे, नेग्लिजिबल हो जाएंगे, तो हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे। तो जो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। ये लाइन है जो तुम्हें याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि तुम्हें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना होगा और मोल्स दे रखे होंगे, और तुम्हें पूछेगा कि किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा किस पे डिपेंड करेगा, तुम्हें निकाल के देखना होगा। अभी तुमसे पूछ ले, जैसे RLVP दे दे और तुमसे नंबर ऑफ, अगर ये पूछ ले नंबर ऑफ सोलवेंट इतने कर दिए तो RLVP कितना होगा, तो RLVP सोलवेंट के मोल्स पे डिपेंड नहीं करता। ये बात अगर हमें ध्यान होगी तो हम उस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, अभी सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का सिंपल सा फॉर्मूला है, या तो ये याद रख लो या ये याद रख लो। इन दोनों फॉर्मूलाज में से एक याद रख लोगे ना, तुम्हारी बात बन जाएगी। और KB क्या होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं। या फिर तुम ये भी याद रख सकते हो कि जो TB होता है, मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, वो होता है I इंटू में M इंटू में KB। ठीक है, I जो अभी मैंने समझाया, ठीक है, M मोलरिटी है और KB क्या है, एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, उसको तुम याद रख सकते हो, I मल्टीप्लाई बाय M इंटू में KF, और KF क्या होता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है, या फिर बोल सकते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और सबसे ज़्यादा होता है कैम्फर का। ठीक है, एंड ओस्मोसिस, लेट्स डिस्कस अबाउट द ओस्मोसिस नाउ। सो ओस्मोसिस क्या होता है, लाइक हमें पता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन फ्लो होना, वो सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो बात यहाँ पे नहीं आएगी कि ओस्मोसिस क्या होता है। यहाँ पे हम न्यूमेरिकली डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, क्या रहता है। तो ओस्मोसिस क्या है, फ्लो ऑफ सोलेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन थोड़े सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये तो हमें पता है। ठीक है, तो पाई जो होगा, ठीक है, पाई जो होगा वो किसके इक्वल है, I मल्टीप्लाई बाय CRT। ठीक है, पाई किसके इक्वल है, I मल्टीप्लाई बाय CRT, हम यहाँ पे बोल सकते हैं। सो यहाँ पे ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है I मल्टीप्लाई बाय CRT होगा। तो मीन्स यहाँ पे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, C के और T के। ठीक है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है, ट्रोपिक मिक्सचर तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर वो होता है जो बाइनरी मिक्सचर होता है
एंड जिसकी कंपोजिशन सेम होती है लिक्विड और वेपर फेज में, मीन्स वो सॉल्यूशन में होगा और वेपर स्टेट में होगा तो उसकी कंपोजिशन सेम मिलेगी। एंड ये जो कंडीशंस होती हैं ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती हैं, एंड जो ये कंडीशंस फुलफिल की जाती हैं वो सिर्फ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के द्वारा फिल की जाती है, बिकॉज ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है जो प्रैक्टिकल लाइफ में जिसका जो कंपोजिशन है वो सॉल्यूशन में और वेपर फेज में सेम रहे। तो एजोट्रोपिक मिक्सचर जो है वो एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन के द्वारा होता है। तो एजोट्रोपिक मिक्सचर जो होता है दो टाइप का होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स क्या होंगे, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे रोल्स लॉ से, ठीक है। रोल्स लॉ मैंने समझाया, उससे जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे वो होंगे मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स, एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स क्या होंगे, जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे रोल्स लॉ से। क्या होता है कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कांस्टेंट है एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, कि गैस का पार्शियल प्रेशर कितना होगा वो किस बात पे डिपेंड करता है कि गैस की सोल्युबिलिटी कितनी है। अगर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है गैस का तो सोल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी, सॉल्यूशन में पार्शियल प्रेशर कम है तो सोल्युबिलिटी भी कम होगी। जो हेनरी लॉ है वो बेस्ट मेथड है मोलिकुलर वेट्स जो हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स का उनको डिफाइन करने के लिए, बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इजीली मेज़र हो सकता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। एंड लेट डिस्कस अबाउट द रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस तो हमने देख लिया पीछे। अभी रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, जब एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा अप्लाई कर दिया जाए, हम ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें किसी भी सॉल्यूशन पे, तो जब एक्सटर्नल प्रेशर जो ज़्यादा हो जाए ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो सॉल्वेंट जो हमारी मूवमेंट हो रही थी हाई टू लो, अभी वो मूवमेंट रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगी, उसी को रिवर्स ऑस्मोसिस बोल रहे हैं। अभी जो मैंने समझाया तुम्हें उसी का मैं एक क्लिप दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम समझेंगे जैसे कोई आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है, और नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन की रिगार्डिंग, ठीक है। तो जैसे कोई आइडियल सॉल्यूशन है तो उसमें जो रहेगा, दो चार बातें तुम्हें यहाँ पे याद रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि डेल्टा एच मिक्सचर ज़ीरो रहेगा और डेल्टा वी मिक्स ये भी क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसका पॉजिटिव डेविएशन है उसके लिए ये दोनों ही ग्रेटर देन ज़ीरो रहेंगे, ठीक है। एंड जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसका नेगेटिव डेविएशन है ये दोनों ही लेस देन ज़ीरो रहेंगे। तो ये बात थी जो मुझे यहाँ पे क्लियर करनी थी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।